नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सीबी यादव है और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करूँगा आपसे समाजशास्त्र विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो साक्षात्कार होंगे उनकी तैयारी के बारे में। अभी आरपीएससी ने जो नई इंटरव्यू डेट का कैलेंडर जारी किया है 4 विषयों का, उसमें समाजशास्त्र भी एक विषय है और 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का एक फेज के इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर हो गई है। तो एक लंबा इंतजार हो गया था विद्यार्थियों को। हमारा एक इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सोशियोलॉजी के भी बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो कहते थे कि कब कब इंटरव्यू होगा, कब डेट आएगी। अब जब डेट आ गई है तो एकदम से बिल्कुल धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि जब डेट नहीं थी तो अनिश्चितताओं में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने एक प्रिपरेशन छोड़ भी दी थी। तो अचानक से जब डेट आ जाती है तो ऐसी घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन पर्याप्त समय है, क्योंकि जो दूसरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हैं उनकी 6 अक्टूबर से है। मुझे लगता है 20-22 दिन का अगर शुरू में भी किसी का इंटरव्यू है तो बहुत सफिशियंट समय है। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी जॉब में है या किसी जगह इंगेज है, उन्हें मेरी एक एडवाइस ज़रूर है कि वो थोड़ा इसे सीरियस ले, क्योंकि अभी जो पोस्ट निकली है इतनी, हाँ मुझे लगता है कि कम से कम आरपीएससी में तो ये पोस्ट पता नहीं दोबारा कब इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगली वाली वैकेंसी में बहुत कम पद है। और वैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट आधारित जो नई जो सरकारी कॉलेजें हैं उनमें एक नई व्यवस्था कर दी। तो मुझे लगता है कि ये एक अंतिम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सीरियसली विद्यार्थियों को लेना चाहिए। तो मैंने जो अभी इंटरव्यू प्रोग्राम चलाया उनमें आप सब लोगों को देखा, आप सबको समझा। बहुत सारे अभी एमपीपीएससी के इंटरव्यू ख़त्म हो गए सोशियोलॉजी के, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनसे संवाद हुआ था। मुझे कुछ बातें जो मुझे आपसे करनी है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों से, वो मैं ज़रूर थोड़ा सा आपसे साझा करता हूँ। देखिए, मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मुझे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के सामने 3 चुनौतियाँ ऐसी ज़रूर दिखती है जो दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को इतनी फेस नहीं करनी पड़ती। पहली चुनौती होती है, ये समाजशास्त्र विषय आपने क्यों लिया। एक जाते ही एक सवाल का सामना करना पड़ता है और इसे अलग अलग तरह से आप बताते हो, लेकिन एक बहुत पावरफुल एक तार्किक जवाब नहीं बन पाता है। जनरली विद्यार्थी समाजशास्त्र क्योंकि 11th-12th में होता नहीं है और बाद में लेते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी सिविल सर्विसेज के लिए भी लेते हैं, इसलिए एक सही जवाब नहीं बन पाता है। तो एक तो ये बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती होती है जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क भी है इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को, वो होता है कि आप जो बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं उस पर आपका ओपिनियन क्या है। और ये ओपिनियन वाले बहुत सब्जेक्टिविटी लिए हुए रहता है, पता नहीं सामने वाला पर्सन जो पूछ रहा है वो किस आइडियोलॉजी से कैसे है, वो किसी एक तरफ झुकाव तो नहीं है, और वो क्या देखना चाहता है। तो एक चुनौती ये है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को। और एक तीसरी जो चुनौती है वो चुनौती होती है कि ये एक, आप सब जानते हैं कि मदर ऑफ सोशल साइंस होता है सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र की कोई मुझे बाउंड्री नहीं दिखती इस विषय की। इतना विस्तार लिए हुए है कि लगभग सभी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स एक तरह से इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या तैयारी करे, यह भी एक बड़ी चुनौती है। तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन इन 3 चुनौतियों को कैसे पार पाया जा सकता है इस पे भी मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा जो एक इंटरव्यू की जब आप तैयारी की रणनीति बना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा मैं उस पर आपको जो मेरा अनुभव है वो साझा करता हूँ। मित्रों, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को मेरी दृष्टि से, मेरी समझ से 8 भागों में बांट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। नंबर 1, बायोडेटा और जॉब, इसको एक जगह ही कर दिया, इसकी आप सेपरेट से प्रिपरेशन करें। नंबर 2, बोर्ड टीचिंग, ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, इसलिए टीचिंग स्किल आप बोर्ड टीचिंग पे 3-4 टॉपिक्स की अच्छी तैयारी करें। नंबर 3, आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो उसका। और नंबर 4, थ्योरी एंड कंसेप्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ,
आपका चॉइस ऑफ एरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक थ्योरी और कंसेप्ट्स इस पे कमांड होना ज़रूरी है, चाहे आपका इंटरव्यू देने का एरिया कुछ और भी क्यों नहीं हो। और नंबर 5, थिंकर्स। आपका सबसे पसंदीदा समाजशास्त्री कौन सा है, एक सवाल लगभग हर इंटरव्यूअर से पूछा जाता है। इसलिए थिंकर्स, वैसे तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ये देख ही लेना चाहिए सारे ही थोड़े थोड़े, लेकिन कोई 2 थिंकर्स बढ़िया से देखना चाहिए। अगर हो सके तो क्लासिकल थिंकर, जो मॉडर्न थिंकर और जो इंडियन थिंकर है, उनमें से कोई एक क्लासिकल या मॉडर्न थिंकर और कोई एक इंडियन थिंकर बहुत गहरे से स्टडी करनी चाहिए। गहरे का मतलब सिर्फ जितना आप जानते हो उतना नहीं, उससे ज़्यादा बोल करके अभ्यास करना, उसके अलग अलग डायमेंशन देखना, उनका लिटरेचर देखना, उसका जीवनी देखना। मतलब 2 थिंकर तो ऐसे चूज कर लेना चाहिए जिसके बारे में आप कहो कि बताइए कौन सा पसंदीदा है, और आप बताओ और पूरा इंटरव्यू वहाँ ख़त्म कर दो, तब बात बनती है। अभी जो मेरा अनुभव है एमपीपीएससी का, जो एमपी वालों ने जो अभी एमपीपीएससी, एमपी वाले तो क्या होंगे, सभी देश के सभी राज्य से होंगे, लेकिन जो मेरे प्रोग्राम में थे उनका जब मॉक ले रहे थे हम, हमारे बहुत सीनियर वरिष्ठ प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी के साथ में, तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि जब मैं बार बार इस बात पे आपको लगातार बताता रहता हूँ कि कोई एक एरिया, कोई एक थिंकर, कोई एक थ्योरी आप डीपली पढ़े, और जब पहला ही सवाल सभी से ये पूछा कि बताइए आपका इंटरव्यू किस में ले, आपका पसंदीदा समाजशास्त्री कौन था, और मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स 2-3 सवाल से ज़्यादा सामना नहीं कर पाए। ये तो फिर बहुत बड़ी कमजोरी है अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसलिए भी मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि जब हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आकर आपको बात बताते हैं, मुझे लगता है शायद उतना गहरा प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है। हम जो बोलते हैं या मैं जो आपसे शब्द बोल रहा हूँ, उन शब्दों की गहराई को शायद आप महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप अगर समाजशास्त्र पर एक अच्छा इंटरव्यू देना चाहते हैं और आपके पास अवसर है, तो भागदौड़ मत कीजिए। मतलब ऐसा आप होता है ना जिससे फापू करना ना, आप रुकिए, सेलेक्ट कीजिए। जो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कंसेप्ट में भी बताऊंगा कौन कौन से कुछ कंसेप्ट्स है जो मैंने डिस्कशन किए हैं कि सामान्यतः कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैं जो थिंकर्स पे बात बता रहा हूँ कि कोई एक क्लासिकल या मॉडर्न थिंकर से ले लीजिए और कोई एक इंडियन थिंकर से लीजिए, और आप उनकी डीपली प्रिपरेशन कीजिए, अलग अलग डायमेंशन से सोचिए। एक थिंकर को पूरा पढ़ लेते हो, जैसे आपको लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, उसके बाद कम से कम आप 1-1.5 घंटा 2 घंटे उसके साथ व्यतीत कीजिए। मतलब आप अकेले में सोचिए उसके बारे में, तब आपको कई डायमेंशन निकलेंगे और उसकी कंपैरिजन दूसरे विचारकों से कीजिए, तो आप ज़रूर करेंगे शायद ऐसा। तो ये हो गया 6। 7वां है महत्वपूर्ण सोशल इश्यूज। जितने 8, 10, 12 आप लिस्ट बनाओ, ज़्यादा भी बना लो, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस की कोई बाउंड्री नहीं है। ये पूछ के नहीं आते हैं कि आप बताओ कौन सा सामाजिक मुद्दे पे आपसे बात करें, ये अचानक से आते हैं। इसलिए इनकी ज़रूर समझ रखो। कुछ मैं ज़रूर बताऊंगा अभी। बुक्स, जर्नल और इंस्टीट्यूशंस, 7वां पॉइंट। बुक्स, जर्नल्स और इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी की जो अच्छी टेक्स्ट बुक, जो थिंकर्स है उनकी अच्छी रेफरेंस बुक्स, और जो जर्नल्स हैं, कुछ जर्नल्स मैं अभी बता रहा हूँ, और इंस्टीट्यूशंस है जो समाजशास्त्र से संबंधित, वो कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। कभी आपसे पूछिए उन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कब हुई, वो कौन सी मैगजीन और जर्नल निकालता है, किस उद्देश्य के लिए है, ये जानकारी। और 8 लास्ट पॉइंट, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। एकमात्र विषय है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू दे रहे हैं जितने भी विषय के, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पार्ट है पूरा। और समाजशास्त्र में
आप रिसर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अच्छी बुक्स ड्रामा हो जैसी हो या और भी जो दूसरी बुक्स हैं, उसे आप ज़रूर कुछ बेसिक कंसेप्ट को तैयार कीजिए। तो ये मैंने एक 8 स्टेप्स में आप अपनी तैयारी को बांटिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, उसके 8 हिस्से कीजिए और उसमें देखिए कि मेरी इस हिस्से की तैयारी कितनी बढ़िया है या नहीं है। तो आप धीरे धीरे आप पैरामीटर हो जाएगा, तो आपका एक एक खाका तैयार हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं कि कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स है जो हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक एरिया डिसाइड करे। पहले मैं एरिया वाली बात बता देता हूँ। देखिए मित्रों, ये बात मैं मेरे पुराने वीडियो है उनमें मैं बहुत बताता रहा हूँ और मैंने ये बात बताना भूल गया हूँ कि बायोडेटा, बोर्ड टीचिंग, रिसर्च, इसके बात में यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पुराने मेरे जो लेक्चर है, वीडियोज है, उनमें बहुत डिटेल से बताया हुआ हूँ। विषय का चुनाव क्यों कर रहे हो, क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, बोर्ड टीचिंग कैसे करनी चाहिए, इसलिए इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। मैं बेसिक सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र विषय की प्रिपरेशन कैसे करें उस पर मैं आ रहा हूँ। तो समाजशास्त्र विषय पर आप इंटरव्यू दो तो पूरा समाजशास्त्र के नोट्स किताबें लेके मत बैठो ऐसे टेबल पे कि आप इंटरव्यू की तैयारी करें। नहीं, पहला क्वेश्चन मतलब 99% यही होता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट नहीं हो तो मतलब आपने रिसर्च कर रहे हो या कर लिया है, इस कैटेगरी में नहीं हो तो अदरवाइज यहाँ से इंटरव्यू शुरू होता है। और उस कंडीशन में आपको एक एरिया और कुछ टॉपिक्स बताने होते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ आपका अपना एरिया खुद डिसाइड करने का मौका मिलता है, उस एरिया ऑफ इंटरव्यू पर आप डीपली प्रिपरेशन करो। तो समाजशास्त्र के कोई 2 पेपर के कोई 3, 4, 5 टॉपिक आप सेलेक्ट कर लो और उनकी उतनी ही डीपली प्रिपरेशन करो जितनी कि मैं अभी थिंकर्स के बारे में बात कर रहा था। आप समझ रहे हैं कि आप सेलेक्ट करो कि मुझसे ये पूछे तो मैं वो 3, 4, 5 टॉपिक क्या बताऊं। 3, 4, 5 पेपर नहीं, कोई 2 पेपर लो। 2 पेपर इसलिए बता रहा हूं कि एक पेपर जो है कोई जरूरी नहीं कि उसी से पूछे, कोई दूसरा पूछ ले, तो प्लान बी मतलब एक बी भी होना चाहिए। वैसे पहला ही जो पेपर है उसके कोई 3 टॉपिक सेलेक्ट कर लो और एक दूसरा पेपर और देख लो, तो कोई 2 पेपर के कोई 4 या 5 टॉपिक बहुत है और एक थिंकर 2 थिंकर, तो कुल मिलाकर के 5 और 2 7 ये टॉपिक तो आप डीपली प्रिपेयर करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं आएगी या सोशियोलॉजी के कंसेप्ट नहीं पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो सिमिलर आते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं। मैंने व्यापक चर्चा करके कुछ कंसेप्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया है। आप और भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, मतलब समाज, समुदाय और संघ में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इस तरह से जो एक जैसी है। तो शॉर्ट 3-4 लाइन में आप बताइए कि समाज जो है वो एक स्थायी है जिसकी कोई विशेष बाउंड्री नहीं होती है, जहाँ स्थायी संबंध और स्थायी संस्थाएं होती है। लेकिन कम्युनिटी है वो एक उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन जो एसोसिएशन है वो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हो। तो इस तरह से बाकी आप डिटेल में देखिए, मैं अभी सिर्फ कुछ चीज़ें आपको गाइडलाइन के तौर पर मैं रख रहा हूँ, जैसे सोशलाइजेशन, कल्चर, वैल्यू, कस्टम्स, इनकी छोटे 4-4, 5-5 लाइन और फिर बोल के प्रैक्टिस। इसी तरह से सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफाइफिकेशन, इनके भीतर का अंतर, समानता, क्यों ये दोनों अलग अलग है। इसी तरह से कास्ट, क्लास, स्टेटस एंड रोल। स्टेटस जो समाजशास्त्र की इकाई है नहीं है, ये देखिए। सोशल मोबिलिटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जैसे शादी है नहीं, इस तरह से आप इन चीज़ों को देखिए। इसी तरह से फंक्शनलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, दोनों के भीतर का अंतर।
दोनों कंसेप्ट को एक साथ देखिए और तुलनाएं करिए, उनकी बोलने का अभ्यास करिए। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसी तरह से मॉडर्निटी वर्सेस पोस्ट मॉडर्निटी, ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को मानता हूँ मैं आजकल। पोस्ट मॉडर्निटी मतलब उत्तर आधुनिकतावाद, तो इसको कई जगह हमको कनेक्ट करना पड़ता है, केवल इसी जगह नहीं, कई जगह हमें कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं है। इसी तरह से आप सोशल मूवमेंट, जो अलग अलग प्रकार के सोशल मूवमेंट हुए हैं और उनमें भी नए प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे जैसे अभी एलजीबीटी का आंदोलन है, तो नए प्रकार के जो सोशल मूवमेंट्स है, पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, ये लद्दाख जैसे अभी युवाओं के अलग आंदोलन चल रहे हैं, तो उनके भीतर के पार्ट, उनके कारण, सामाजिक कारण, इस तरह से पॉजिटिविज्म, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है, और समाजशास्त्र में कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे नेचुरल साइंसेज के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो समाजशास्त्र में लागू करें, तो उनकी क्या उपयोगिता है, क्या लिमिटेशंस है। इसी तरह से रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी, जो मुख्यतः हम रिसर्च में देखते हैं, और जो रिसर्च एथिक्स का एक बड़ा हिस्सा होता है, तो रिसर्च एथिक्स के पार्ट, तो इस तरह की कई चीज़ें मुझे जो मैंने एक इस पे वर्क किया, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे कंसेप्ट, महत्वपूर्ण कंसेप्ट ज़रूर है जिन पे आपको तैयारी करनी चाहिए, और वो एक बना लीजिए। जैसे मैंने आपको 15-20 कंसेप्ट दिए हैं कनेक्ट करते हुए, आप 10-15 अपनी तरफ से बनाइए, तो 30-35-40 कंसेप्ट आप ऐसे बनाएंगे, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चंस बाहर से आए, और आए तो आने दो, आप छोड़ दीजिए उस सबको, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में सभी सवालों का जवाब देना, अच्छे मार्क्स लाने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या, मैं मानता भी नहीं। ज़रूरी क्या है अच्छे मार्क्स लाने के लिए? कुछ सवालों के बहुत बेहतरीन जवाब देना। मेरी इस बात को नोट कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सभी सवालों का जवाब देना कोई शर्त नहीं है। शर्त यह है कि आप उन सवालों में से कुछ सवालों के बहुत बेहतरीन जवाब दो, और वो इंटरव्यू बोर्ड पे प्रभाव डाले। ऐसे 2 या 3 जवाब पर्याप्त होते हैं, और मुझे लगता है कि आपको उस पर काम करना चाहिए, नहीं कि आपको सबकी भाग दौड़ में कि ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, इस पे नहीं। मैं, चूँकि मेरा लेक्चर हमेशा ही बड़ा हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताना मजबूरी हो जाता है मेरा। तो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज कौन से है जिनको आपको तैयार करना ही करना चाहिए, तो मैं अपनी समझ के आधार पे बता रहा हूँ। आप अपनी समझ के आधार पर और किसी अन्य की समझ को लेते हुए कुछ और लिस्ट को संशोधित कर लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस बार इंटरव्यू में हो सकती है, जैसे कास्ट सिस्टम पूछती है, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट नज़र आ रहा है मुझे, जिसपे आपकी राय, आपका ओपिनियन, पीछे हिस्ट्री, और ये बहुत मतलब जब भी आप इनके अपना ओपिनियन बनाओ, थोड़ा पूरा क्लियर हो, वहाँ पे ओपिनियन बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। हर सोशल इश्यू पे पहले से ओपिनियन बनाओ कि मुझे क्या स्टैंड लेना है। रिजर्वेशन, आरक्षण, और बहुत रिस्की होता है आरक्षण की। तो कहानी ऐसी है मित्रों, मेरे साथ दुर्घटना हुई थी एक सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में। रिजर्वेशन पे जो एक सामान्यतः एक तटस्थ दृष्टिकोण है या नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष में एक जो संविधान बात कहता है, और मैंने वैसे ही एक ओपिनियन रखा, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो वो सवाल पूछ रहा था, उसके 2-3 दिन पहले ही एक प्रमुख समाचार पत्र में रिजर्वेशन के खिलाफ एक बड़ा आर्टिकल आया। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, और ये भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को, अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को देखो। और वेल नोन नाम था, पता है कि ये बहुत सीनियर वाइस चांसलर रहे हुए हैं,
लेकिन ये सारी जानकारी नहीं होने की वजह से और फिर उस पर डट जाना, लेकिन वो उन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये कुछ है। लेकिन कास्ट सेंसस में इसमें ज़रूर जोड़ूंगा। रूरल अर्बन जो डिवाइड है, उसकी खाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके वैल्यू सिस्टम है वहाँ से है। अर्बनाइजेशन, स्लम, स्मार्ट सिटीज। तो जो अर्बनाइजेशन से जो सोशली इम्पैक्ट आ रहा है, ये स्लम की समस्या है, वो ज़रूर देखिए। महिलाएं चूंकि बहुत प्रतिभागी होती हैं, तो उनसे कई तरह के सवाल, जो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इश्यूज और जेंडर इक्वलिटी, लेकिन उसमें एक बड़ा मुद्दा भी चल रहा है LGBT क्यू और LGBTQ प्लस, ऐसे मतलब जो ट्रांसजेंडर का मुद्दा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के अभी कई जजमेंट, गाइडलाइन, तो वो ज़रूर देखिए क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और उस पर आप अपने आप में ओपिनियन भी बनाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4 सोशल इश्यूज पे थोड़ा डिटेल में बात की जाए, जिससे कि आपकी समझ बने और इंटरव्यू में एक मदद हो। इसी तरह से सोशल प्रॉब्लम्स, अब इसको तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत सारी है, अपने आप में मुद्दा है। पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, डाउरी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ 5-6 सोशल प्रॉब्लम्स पे आप ज़रूर थोड़ी थोड़ी अपनी बेसिक्स जो उसकी कानून है, थोड़ी हिस्ट्री है और ओपिनियन है, ये बनाइए। सोशल मूवमेंट है ना, ये मैंने अभी आपको बताया था। डिजिटल सोशियोलॉजी, ये जो डिजिटल तकनीक का, AI का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैल्यूज और कस्टम्स को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उस पर ज़रूर देखिए आप। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के दूसरे मुद्दों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैं एक अभी मैं एक इंटरव्यू मैं 1-to-1 सेशन ले रहा था 2-3 दिन पहले, तो उनका स्टूडेंट का टॉपिक यही था, एनवायरमेंट सोशियोलॉजी। तब मुझे पता लगा कि ये कितना महत्वपूर्ण इशू है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका जेंडर, मतलब मेल और फीमेल पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना। तो जब मैंने फाइंडिंग्स देखी, काफ़ी चौंकाने वाली थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पे आप बात करते हो तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स के तौर पर उभरते हो। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि इम्पोर्टेंट बुक्स, इम्पोर्टेंट जर्नल्स, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, ये ज़रूर पता हो। और मैं डिटेल से इनका डिस्क्रिप्शन जो वीडियो है उसमें दूंगा। तो बुक्स में 2 तरह से आपको देखना है। टेक्स्ट बुक कौन सी है आपको ये देखना है, और रेफरेंस बुक, अलग अलग जो थिंकर्स है उनकी बुक लिस्ट ज़रूर बनाओ आप, ताकि किसी भी थिंकर्स के बारे में बताओ तो बुक्स आपके हाथ, मतलब एक जबान पे आपके मतलब शब्दों में होनी चाहिए, और उसकी फिनिशिंग बार बार बोलते हुए उनकी फिनिशिंग लाना है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस, और ये भी मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंटरनेशनल सोशल साइंस जो ये है यूनेस्को की, ये भी यूनेस्को का ही है। इसी तरह से अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, यूरोपियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है। इसी तरह से देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस मैंने लिए हैं। ये तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है जो सबसे पुरानी है, CSDS बहुत पॉपुलर है, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ है दिल्ली में जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, TISS है। आप बताइए उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो इस तरह से ये कुछ इंस्टीट्यूशंस की जानकारी रखिए। कुछ प्रमुख जो है जर्नल्स मैंने यहाँ लिस्ट दी, और इन सारी लिस्ट को मैं आपके इधर डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो वो प्रमुख जो है जर्नल्स है, बुक्स है, बुक्स में ज़रूर एक बात ध्यान रखिए कि बुक्स वो होनी चाहिए जिसकी ऑथेंटिसिटी मतलब सार्वभौमिक हो, है ना। उन बुक्स को आप ज़रूर देखिए, ताकि, क्योंकि बुक्स में आप लोग क्या करते हो कि बहुत नई बुक और ऐसे दे देते हो, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसी कुछ बुक्स जिसकी मान्यता ज़्यादा हो, जिसकी रिलायबिलिटी हो, उनकी आप खोज करें, पूछे आप, है ना। नहीं पता है तो पूछे,
साथियों से पूछिए, किसी प्रोफेसर साथी, कोई सीनियर टीचर, उनसे पूछिए। तो वो सब चीज़ें आप करें इसमें। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग 7 डायमेंशन पे बात की है। आप जो है बायोडेटा और उनकी अलग से मैंने बात बताई, लेकिन जनरली इस चीज़ को ज़रूर जोड़िएगा बायोडेटा में कि आप जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लिया है। तो केवल इतना मत बताइएगा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। केवल इतना नहीं बताना है कि मैंने सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि थी और इसलिए मैंने समाजशास्त्र ले लिया। मोस्टली आप लोग ऐसा ही बता रहे हो। कुछ डीपली, कुछ लॉजिकल उसके पीछे हो, जो आपके सच से भी नज़दीक हो। तो कोई सीनियर फेलो, कोई सीनियर आपके कोई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो समाजशास्त्र से पहले जिन्होंने कुछ काम किया हो, कुछ टीचर हो, कुछ समाजशास्त्र से हायर एजुकेशन में हो, उनकी इंस्पिरेशन हो सकती है। कोई फ्रेंड्स की इंस्पिरेशन हो सकती है, कोई शिक्षक की इंस्पिरेशन हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रेगुलर स्टूडेंट थे और बाद में आपको नॉन कॉलेज करने की एक अपनी मजबूरी, अपनी ज़रूरत हुई, और उसमें आप सोशल साइंस के जब इस सब्जेक्ट्स का एनालिसिस किया तो आपने अपने सबसे नज़दीक जो दिल के करीब पाया वो समाजशास्त्र को पाया। तो इस तरह से कहेंगे तो ज़्यादा तार्किक रहेगा। बाकी इस तरह के सवालों का जवाब मैं डिस्कशन करता हूँ मेरे अपने प्रोग्राम में, मतलब जहाँ 1 to 1, क्योंकि हर व्यक्ति का ये अलग अलग सीन होता है। जॉब से रिलेटेड भी ऐसे सवाल होते हैं। तो ओपिनियन बनाने में मैं ज़रूर कहूँगा एक चुनौती है। तो जब आप ओपिनियन बनाओ तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्टिविटी कैसे आए, तो मैं एक सूत्र ज़रूर दूंगा उसमें कि आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी इश्यू पे क्या राय रखता है। मतलब आप क्या सोचते हैं, आपके दिल को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, वो नहीं। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज पे, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को बेस बनाते हुए आप अगर कोई अपनी बात या ओपिनियन रखते हो, ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे लॉजिकल होता है, और इस पे आप डट भी जाओ तो कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है, बल्कि एक दृढ़ता दिखाई देती है। क्योंकि इश्यूज में आपको बार बार आपके लिए गए स्टैंड से चेंज करवाने की कोशिश की जाएगी, और अगर आप ऐसा बार बार चेंज करते हो तो वो ठीक नहीं माना जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो आप अभी से छुट्टी लीजिए, थोड़ा शांत होइए, टेबल पे बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और एक ऑब्जर्वेशन में, एक सुपरविजन में आप प्रैक्टिस करें, लेकिन एक जगह टिक करके। और अगर जैसे मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आप अगर कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस, और मैं एक जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ उसके बारे में थोड़ी सी देर मैं थोड़े से बता देता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इंटरव्यू का प्रोग्राम, काफ़ी मतलब स्टूडेंट से मैं तो रात दिन आप मेरी दुनिया यही हो गई है। तो ये एक हाइब्रिड प्रोग्राम है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हाँ हम लोग गाइडेंस देते हैं। मोस्टली उसका किरदार मैं ही हूँ ज़्यादा, फिर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अलग अलग समय पे लेके आते हैं। तो इसमें एक 1 to 1 सेशन और बोर्ड टीचिंग सेशन, दो चीज़ें होती है। 1 to 1 सेशन डीपली होता है, लंबा होता है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और फिर कुछ बातें ऐसी जो जो इंटरव्यू में होता है क्या है मित्रों कि अगर एक दो ब्लंडर चीज़ आप कर रहे हैं वो रोक दे, तो यही सबसे सच्ची इंटरव्यू की तैयारी मानता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं यही धर्म निभाता हूँ आप लोगों के साथ में। तो आपको गाइडेंस देने के साथ ऐसी चीज़ जो आपको पता भी नहीं है, सबकॉन्शियसली बार बार आप कर रहे हो, मूवमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ एरियाज ऐसा हो सकता है, कुछ वीकनेसेज हो सकती है, कुछ बायसनेस हो सकती है ना। बोर्ड टीचिंग में कुछ विशेष बात होती है जो बहुत नेगेटिव होती है, उसको हटाना मेरा सबसे बड़ा दायित्व मानता हूँ मैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये सबसे बड़ा मानता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है और वो बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको आपको घंटे मतलब 30 मिनट 35 मिनट सुने बिना तो पॉसिबल भी नहीं। पॉसिबल है तो क्या बताने के लिए तो बता दो, लेकिन ऐसे मैं नहीं मानता कि आप फिर गहराई से जाके पकड़ पाते होंगे, फिर वो असर नहीं करती है चीज़। इसी तरह से बोर्ड टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओरिएंटेशन जैसे अभी थोड़ा सा मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये भी ओरिएंटेशन है, लेकिन बहुत सारे हमारे सीनियर प्रोफेसर मैंने वर्चुअली जूम पे जोड़ के हम बात करते रहते हैं, तो उनकी सारी रिकॉर्डिंग CB कैंपस ऐप पे है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कशन आप
करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किया ही था इस पे, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं ऐप पे डाल डाल रहा हूँ। मॉक इंटरव्यू, एक मॉक इंटरव्यू, वो कोई बड़ा कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाहर के होते हैं, सब लोग जयपुर नहीं आ पाते हैं, और इसीलिए एक अलग तरह की दुविधा में न रहते हुए एक वर्चुअली ऑनलाइन एक मॉक इंटरव्यू जब आपकी डेट नज़दीक आ जाएगी वैसे वैसे करवाते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो सीबी कैंपस आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, या एप्पल का फ़ोन है तो आप क्रोम पे या जो है नेट खोल के आप वहाँ पे आप कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा शायद आप लोग एक्सपर्ट होंगे। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का एक कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स को आपको सब्सक्राइब करना होता है, और उसके बाद में हम आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए अगर आप ये सब चीज़ें कुछ और डिटेल्स चाहिए, 7412902955। तो इन नंबरों पर, ये स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको तुरंत एक परफॉर्मा मंगवा के, डिटेल्स मंगवा के ये 1 बाय 1 सेशन शेड्यूल हो जाते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर लगता है कि वो मुझसे बात करें, ये होता ही है, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए इतना बड़ा मत बनिए कि पहुँच से बाहर हो जाए, लेकिन वर्चुअल दुनिया में आपके सामने ये नंबर देना बड़ा रिस्की भी होता है। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि ऐसा क्या है, सभी लोग, हम आप लोगों को ज़रूरतमंद के अलावा करता भी कौन है कॉल। तो ज़रूरत हो तो आप क्या करें कि मेरा ये नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समय बताऊंगा, उस समय फिर हम बात कर सकते हैं। 9887898181। तो मित्रों, समाजशास्त्र की डिमांड आ रही थी नीचे मेरे कमेंट्स में कि सर इस पे भी आप थोड़ी डिटेल से बात कीजिए, तो आज मैंने समाजशास्त्र विषय पे बात की है। आप को मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक बेहतरीन मौका है, इसको हाथ से न जाने दे। इंटरव्यू में बहुत सारा गैप डाल रहे हैं, मतलब 24 में से 21-22 का तो मुझे पता है, और 3 और 4 नंबर का भी पिछले इंटरव्यू में, तो इतना बड़ा गैप, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है मन लगा के तैयारी करें, लेकिन मन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाएं, किताबों का ढेर कर लें। जो प्रक्रिया मैंने थोड़ी आपको बताई है उस पर विचार करें, रुकिए, लंबी सांस लीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, टेबल पे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना, थोड़ा अच्छा खान पान रखें कि बीमार ना हो, और बोल के प्रैक्टिस कीजिए। मेरी बात को फिर मैं कहता हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा फील होने लग गया, जब आप आते हो तो इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हो। बोल के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए, एक चीज़ को 3 बार बोलिए, है ना, और अभ्यास कीजिए, अपनी भाषा को ठीक कीजिए, अपने आई कांटेक्ट को प्रॉपर कीजिए, और ये सब चीज़ जब ओवरऑल होगा तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस भी होगा, और सकारात्मकता लाइए। अभी से एक सपना देखिए कि आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन होगा, आप बढ़िया इंटरव्यू दे के बाहर निकल रहे हैं, और फिर आपको एक अंदर से खुशी हो रही है कि मेरा एक शानदार इंटरव्यू हुआ, और फिर आपका चयन भी हुआ। तो पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिविटी का अपना ही एक आनंद है, उसका अपना एक साइंस भी है। तो आप ये नहीं कि क्या होगा, नहीं, ये सोचना बंद कीजिए, बल्कि आप सोचिए बेहतर होगा, इंटरव्यू भी अच्छा होगा, सिलेक्शन भी होगा। और अगर आप ऐसा सोचेंगे और मन में विश्वास रखेंगे, और किसी एक जगह जो भी गाइडेंस लो उस पर विश्वास रखें, तो निश्चित तौर पर ये परिणाम भी शानदार आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।